नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना आरबीएससी का जो बैच चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास नहीं आ पाई थी लेकिन उसकी सूचना टेलीग्राम पे दे दी थी। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार आप लोगों से कि टेलीग्राम से जुड़ जाया करें। हर सूचना, हर चीज आपको वहां से बिना किसी परेशानी के जानने को मिल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ भाई। तो अजीत नहीं जुड़िया है तो टेलीग्राम चलाने में कोई गुरेज नहीं है, तो चलाओ बढ़िया और तरीके हूं, जुड़ जाया करो, ठीक है। चलिए, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में मीणा आंदोलन। देखो, अपना ये जो जनजाति वाले आंदोलन चल रहे थे, जनजाति आंदोलन के अंदर ये लास्ट क्लास है उसकी, ये पार्ट 4 है। इससे पहले अपन ने जो है सारे के सारे आंदोलन पढ़ लिए, जो मेर आंदोलन से शुरू होते हुए भील आंदोलन, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावती, ये सारे पढ़े। और आज मीणा आंदोलन पढ़ रहे हैं। और आज ही की क्लास में अपन इसका अगला चैप्टर जो है प्रजामंडल वो शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 5वां चैप्टर जो है कक्षा 9 का प्रजामंडल, उसको अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो टावरा करेगा शुरू, बिना समय को व्यर्थ किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है आप लोगों को मीणा आंदोलन के अंदर कि ये विद्रोह हुआ कब है। 1851 से 1860 ईस्वी तक हुआ है। कब हुआ है? 1851 से 1860 ईस्वी तक। अब इसका कारण क्या था? कोई ना कोई विद्रोह है तो उसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो है लागू की गई नई भूमि और राजस्व व्यवस्था यानी कि टैक्स प्रणाली, जो नया तरीका का टैक्स लिया जा रहा था, उसके प्रति कड़ा रोष प्रकट करने के लिए मीणाओं ने विद्रोह किया। ज्यादातर विद्रोह जो है आप लोगों को पता है, किसान विद्रोह हो चाहे जनजाति वाले विद्रोह हो, किस कारण हुए हैं? ये टैक्स वृद्धि के कारण हुए हैं, लाग वाग के कारण हुए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब शुरुआत इसकी कहां से हुई है? 1851 से। वर्ष 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने, ध्यान रखना कहां से शुरुआत हुई है? जहाजपुर परगने से हुई है। जहाजपुर वैसे कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन उस समय तत्कालीन उदयपुर है। तत्कालीन का मतलब उस समय, ठीक है। उदयपुर राज्य के जहाजपुर के अंदर मीणाओं ने सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अब पूर्व स्थिति क्या थी? अंग्रेजों के आने से पहले इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में इससे जो है पूरी तरह मुक्त थी। यानी कि बड़ी सत्ता के राजनीतिक नियंत्रण के अंदर मीणा जाति नहीं थी। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता यानी नाम मात्र का सम्मान स्वीकार करते थे। सम्मान के रूप में जो है मेवाड़ के महाराणा को ये स्वीकार करते थे, बाकी बाध्यता जो है इनके ऊपर नहीं थी। अंग्रेजों ने एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की तो फिर ये चीज सामने आई है। अब कर्नल टॉड का विवरण देखिए। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने जहाजपुर के मीणाओं का जो जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है, वह भी इस तथ्य को पूरी तरह सिद्ध करता है कि वे स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। अब कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का जनक। इन्होंने भी लिखा है एनालिसिस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, लिखी है। उसके अंदर ये जिक्र किया है तो उसमें ये साफ पता चलता है कि इन्होंने ये बताया है कि जहाजपुर के मीणा जो थे वो स्वतंत्र रहना पसंद करते थे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो टाउन, अंग्रेजों का हस्तक्षेप, नियंत्रण और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह, ठीक है, यानी उपनिवेश के प्रति। अब देखो, उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण, ये वास्तव में अंग्रेज ही थे जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर जहाजपुर क्षेत्र और उदयपुर राज्य का पहली बार कठोर और वास्तविक नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लिया था, ठीक है। और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति देखिए, ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के बिल्कुल समीप था, जिस कारण अंग्रेज इस क्षेत्र पर जो उदयपुर की सत्ता स्थापित करने में सफल हो सके। यानी कि अजमेर से ये जो है ये पास में पड़ता था जहाजपुर वाला क्षेत्र, फिर बाद में आप लोगों के इसके समीप था उदयपुर, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय आदिवासी समुदायों के प्रति गहरे पूर्वाग्रह यानी कि गलत धारणाओं और रूढ़िवादिता से ग्रसित थे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इन जनजातियों के प्रति जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। पूर्वाग्रह किसे बोलते हैं? जिसके प्रति पहले से पूरी बुरी भावनाएं बनी हुई है, वो कहलाता है पूर्वाग्रह, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसी औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के कारण अंग्रेज अधिकारी इन भोले भाले आदिवासियों के साथ हमेशा बहुत ही ज्यादा सख्ती और कठोरता से क्रूर व्यवहार करते थे। और ये सबसे बड़ी चीजें हुई है, एक तो टैक्स लेना, एक फिर क्या है दमनकारी नीति। विरोध भी नहीं किया जा सकता, दमनकारी नीति चलाते थे, तो ये सारी चीजें जो है प्रभावित करती थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार।
चला। देखिए, अतीत का अनुभव और विरोध का उदय, मेरों के दमन का अनुभव। जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय के लोग 1820-21 में हुए अंग्रेजों द्वारा किए गए मेरों के बर्बर दमन से भली भांति परिचित थे। मेर विद्रोह का दमन किया था, उससे ये परिचित थे और विश्वास का अभाव था। मेरों पर हुए इस पुराने अंग्रेज दमन को देखकर मीणाओं के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति गहरा अविश्वास पहले से था कि ये जो है किसी भी तरीके से दमनकारी नीति अपनाएंगे। विरोध का अस्तित्व क्या था? इन्हीं सब संचित आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कारणों के अंतिम परिणाम स्वरूप जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य एक लंबा और तीव्र विरोध अस्तित्व में आया। किसी भी तरीके से मीणा समुदाय के लोग जो है वो यहाँ पे अंग्रेजों के दमन को स्वीकार नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों की नीति को स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो ये जो है लंबा विरोध इनका चला है। ठीक है, चित्र देखता रहे जो साथ साथ बिल्कुल ही पता चल जाए की समस्या कौन है। ठीक है, चित्र देखता रहे जो चित्रों से समझ आ जाएगी आपको चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह की नीतियां और विद्रोह का उदय, 1851 की बात है। नया हाकिम यहाँ पे बनाया गया। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में एक नया हाकिम नियुक्त कर दिया, जो क्या करता था? नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने की जनता से केवल अपना धन कमाने में व्यस्त रहता था। ठीक है, उसका उद्देश्य था कि किस तरीके से आय में वृद्धि की जाए। उसने अपना पूरा ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि करने तथा उसके खर्चों की कमी करने पर केंद्रित कर दिया। खर्चा तो हो कम और इनकम हो अधिक, यानी कि पैसा ज्यादा इकट्ठा होगा, इस पे पूरी तरीके से ध्यान लगा दिया। शोषणकारी उसकी नीतियां थी। नया हाकिम कौन था ये ध्यान रखना, हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। फिर देखिए, प्रशासनिक सुधारों के नाम पर आम जनता से की जा रही इस जबरन धन वसूली की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। अब देखो, ये जहाजपुर वाले मीणाओं की बात हो रही है। अब यदि अपन देखें तो मीणा बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है? पूर्वी राजस्थान के अंदर है, लेकिन ये यहाँ पे उस समय मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जहाजपुर की बात हो रही है। यही चीजें ध्यान देने लायक होती है। अब देखो, विद्रोहियों की कार्रवाई हुई। ठीक है, विद्रोही मीणाओं ने न केवल सरकारी राजस्व अधिकारियों और रसूखदारों, यानी कि जो ब्याजखोर होते, ब्याज लेते थे ना, उनसे ब्याज लूटा, उनसे जो है लूटपाट की, बल्कि समीप स्थित ब्रिटिश शासित अजमेर मेरवाड़ा के प्रांत पर भी कई धावे मारे। यानी कि अब ये क्या कर रहे थे मीणा समुदाय के लोग, कि अब यहां से जो है अंग्रेजों ने हमें परेशान किया, हमारे से बिना मतलब का टैक्स लिया जा रहा है, फालतू के पैसे लिए जा रहे हैं, तो हमारा धन वापस हमें लेना पड़ेगा। तो जो फालतू का ब्याज ले रहे थे, है ना, अवांछित तरीके से, शोषणकारी तरीके से जो इनसे पैसा ले रहे थे, तो इनके ऊपर, इनके ही ठिकानों पे धावा बोलने लगे और इनसे जो है वापस जबरन जो है चीजें अपनी वापस लेने लगे मीणा समुदाय के लोग। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो, हाकिम मेहता अजीत सिंह का सैन्य अभियान और चौतरफा घेराबंदी। अब हाकिम का स्थानांतरण होता है। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने तत्कालीन हाकिम रघुनाथ सिंह का तबादला कर दिया, है ना। तबादला करके किसको लगाया? हाकिम अजीत सिंह को लगाया है। ठीक है, मेहता अजीत सिंह। अब देखिए, महाराणा ने विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने का उद्देश्य से मेहता अजीत सिंह को नया हाकिम नियुक्त किया है। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह की जगह अजीत सिंह को लगाया। ये चीज भी आप लोगों को पूछी जाएगी। फिर संयुक्त सेना का गठन देखिए, मेहता अजीत सिंह उदयपुर से एक बड़ी सेना लेकर रवाना हुआ और इस मुख्य सेना के साथ निम्नलिखित जागीरदारों की सेनाएं भी सम्मिलित थी। यानी कि अब अजीत सिंह के साथ में और कौन सी सेनाएं थी? शाहपुरा की सेना थी, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, इसको पूरा लिख लेना, भैंसरोड लिखा हुआ है ना, भैंसरोडगढ़। ठीक है, और जहाजपुर और मांडलगढ़, ये सारी सेनाएं थी इनके साथ में। ये देख लो, यहाँ पे भी दिखेगा, शाहपुरा का झंडा है, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, जहाजपुर और मांडलगढ़। तो ये यहां से प्रश्न जो है बन सकता है, क्योंकि गहराई में जाके प्रश्न बनाए तो फिर यहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि 9th की किताब में बहुत बढ़िया तरीके से और गहराई से ये चीजें दे रखी है। ठीक है, ले उठा लो, स्क्रीनशॉट लो। देखिए, तोपखाना और विशेष पलटन, इस भारी फौज के साथ भीम पलटन और एकलिंग पलटन, ये क्या है? ये सही से लिख लेना, एकलिंग पलटन है। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इसके सिपाही भी 2 तोपों सहित जोड़ दिए गए। अब देखो, इतनी सेनाएं तो थी, साथ ही साथ कौन सी आ गई? भीम पलटन आ गई और एकलिंग पलटन आ गई। कौन है? भीम पलटन और एकलिंग पलटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। ठीक है ना, ये भी आ गई।
राजपूत राज्यों की नाकेबंदी देखिए, एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना यानी कि एजीजी, इनके कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपने अपने राज्य की सीमाओं पर कड़ी चौकसी कर दी। अब जयपुर, टोंक और बूंदी किसने की? एजीजी ने की। किस लिए की चौकसी? ताकि इनको मदद नहीं मिल सके, है ना, इनको मदद नहीं मिल सके। देखो यहां से जयपुर राज्य से कोई मदद नहीं, टोंक से कोई मदद नहीं, बूंदी से कोई मदद नहीं, अन्य राज्यों से नहीं, यानी कि एक तरीके से ये सभी जगह से कटे हुए रहे। बहुत बढ़िया पैटर्न है ये सीखने के लिए, ठीक है। फिर देखिए, इस घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य जाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्य के मीणाओं द्वारा मिलने वाली किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता और समर्थन की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देना है। क्योंकि कट गए अब चारों तरफ से, किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी तो फिर अंग्रेजों के लिए दमन करना आसान हो जाएगा। इसलिए इन्होंने चारों तरफ से इनको बिल्कुल पूरी बाहर के रस्तों से काट दिया था, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, गांवों पर आक्रमण, सुरक्षात्मक रणनीति और सेना की विफलता। मुखियाओं के गांवों पर हमला। उदयपुर की संयुक्त सेनाओं ने छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बना हुआ भी है, इन गांवों पर भीषण आक्रमण किया और मीणा विद्रोह के मुखियाओं को ये गांव थे। अब ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ये बड़ी लुहारी और छोटी लुहारी गांव कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो जहाजपुर के मीणा विद्रोह से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जहाजपुर के मीणा विद्रोह से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए, गांवों का विनाश। सेनाओं ने इन दोनों ही गांवों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और इस हमले के बाद मीणा लोग अपने सपरिवार मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भाग गए और वहां उन्होंने मजबूत रक्षात्मक स्थिति जो है वो प्राप्त कर ली। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, एक तो क्या ध्यान रखा है यहाँ पे, बड़ी लुहारी और छोटी लुहारी, यहाँ के मुखियाओं को मारा। दूसरा क्या ध्यान रखोगे, ये गए कहां? तो ये मनोहरगढ़ गए और देवखेड़ा की पहाड़ियों पर गए थे जहां से शरण ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मीणा विद्रोह के अंदर, क्या ध्यान रखोगे कि मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भाग गए थे, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब बाहरी मीणों का आगमन। तमाम नाकेबंदी और प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5,000 मीणा लोग जयपुर, बूंदी और टोंक राज्यों से भागकर जहाजपुर के मीणाओं की सहायता मदद के लिए पहाड़ियों में पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है, और मदद की भावना देखिए कितनी है। और ये देखिए कि मूल निवासियों को रोकना आसान नहीं है भाई साहब। ये जब अपनी पे आ जाए तो अगले की अच्छे से औकात बता सकते हैं। यानी कि इतनी कड़ी नाकेबंदी के बावजूद भी 5,000 लोग जहाजपुर के मीणाओं की मदद करने आए कि हमारे भाईबंद वहां पे मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी सीख देती है ये घटना, ठीक है। फिर देखिए, सैनिक कार्रवाई में बाधा। उदयपुर की सेनाओं ने भीलों को पकड़ने के भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों, ये क्या लिखा है, सघन सघन झाड़ियों और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावटें उत्पन्न हो रही थी और भौगोलिक बाधाओं के कारण मेवाड़ की सेना को कोई सफलता नहीं मिली और इस असफल अभियान में राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही मारे गए। यानी कि एक बड़ी क्षति थी इनके जो जनजातियों के खिलाफ लड़ने वाली। देखो, सरकारी सेना कह दो चाहे चाहे शासक की सेना कह दो, ये सभी जो है जनजातियों के खिलाफ थी उस समय, क्योंकि शासकों की तो सिंपैथी और साथ पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ था, ठीक है। तो यहाँ पे 57 सैनिक उनके मारे गए और उनकी सेना की क्षति बहुत ज्यादा हो रही थी। और पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे घने जंगल है, तो वहां पे जो है आदिवासी भाई बहन, ये तो भाई उनके हैबिचुअल होते हैं, उनकी तो आदत होती है, अभ्यस्त होते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जो सामने से हमला करने वाला आता है उसके छक्के छुड़ा देते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखें, संयुक्त ब्रिटिश सैन्य अभियान, आत्मसमर्पण और देवली छावनी 1854-55 की बात है। क्या है? उच्च स्तरीय सैन्य आगमन दिसंबर 1854 के अंदर।
स्थिति बेकाबू होते देख दिसंबर 1854 में 3 बड़े अधिकारी संयुक्त रूप से एक भारी सेना सहित जहाजपुर पहुंचे। कौन कौन आए? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, तीनों जो है बड़ी सेनाएं लेकर आ गए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन आए? एजीजी आया, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट। 1 महीने का पड़ाव डाला। यह संयुक्त ब्रिटिश और रियासती सेना जहाजपुर और इटावा के अंदर 1 महीने तक डेरा डाले रुकी रही। ठीक है, इटोदा के अंदर और जहाजपुर के अंदर इन्होंने 1 महीने तक घेरा डाल के यहाँ पे रुक जाते हैं ये। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ? विद्रोहियों का आत्मसमर्पण जनवरी 1855 में। इतनी बड़ी संयुक्त सेना के कड़े दबाव के सामने आखिरकार जनवरी 1855 में, डेट याद रखना पूछेंगे, इसके अंत तक जो है मीणा विद्रोही पूरी तरीके से विवश होकर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हो। ठीक है, यहाँ पे ये बाध्य हो चुके थे। देवली सैनिक छावनी की स्थापना फरवरी 1855 के अंदर। फिर देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब होती है? 1855 में। भविष्य में मीणाओं के किसी भी संभावित विद्रोह का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं के केंद्र बिंदु देवली में एक नई स्थायी सैनिक छावनी स्थापित की गई। अभी हाल ही में, यानी कि कल मैं टोंक में था, काफी सारे बच्चे जो हैं उन्होंने फोटो देखे, काफी सारे बच्चे मिले। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक झलक में बच्चे जो है पहचान जाते हैं। तो डिग्गी कल्याण जी मंदिर भी दर्शन करके आया, और जैसे ही वहां डिग्गी कल्याण जी मंदिर के अंदर 2-4 स्टूडेंट मिल गए। फिर जब बाहर आया तब वहां मिल गए। फिर मैं अविका नगर गया, केंद्रीय भेड़ और ऊन प्रजनन अनुसंधान संस्थान, वहां पे विद्यार्थी मिल गए, और अभी कमेंट और आ रहे हैं, उसके अंदर काम करने वाले भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। फिर जो है काफी सारे बच्चे नाराज हैं जो मालपुरा रहते हैं, डिग्गी रहते हैं, बिशलपुर रहते हैं, यानी टोंक के निवासी हैं। फिर मेरे काफी जो परिचित जयपुर के, वो नाराज हो गए कि आपने बताया नहीं, पास में आए थे। और मतलब ये जो प्रेम इतना जो मिल रहा है ना, इससे मतलब मेरे, आप देख रहे हो कि शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ इसके लिए। तो ये प्रेम जो है वो हमेशा बना रहे। और ये ऐसा था कि मैं बहुत, मतलब अचानक बना प्रोग्राम था, तो मैं किसी बैठक में शामिल होने के लिए गया था, जाना भी जरूरी था। तो वहीं पे पास में 8-10 किलोमीटर डिग्गी कल्याण जी का मंदिर था, दर्शन किए। और वहीं पे जब रास्ते में जा रहा था टोंक के अंदर, तो देवली के बोर्ड लगे हुए देखे। अब ये देवली सैनिक छावनी आ रही, देवली के बोर्ड लगे हुए देखे। नसीराबाद सैनिक छावनी से होते हुए मैं निकला था, नसीराबाद से। तो नसीराबाद का तो वहां का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 1 मिनट शो के रूप में आपको दूंगा। ठीक है, अभी का नगर टोंक का 1 मिनट शो बनाया है, वो देख लेना आप। और डिग्गी कल्याण जी का 1 मिनट शो वहां पे भी एक बनाया है। यानी जहां जाता हूं आप लोगों के लिए ये पूरी व्यवस्था रहती है, ये पूरा दिमाग में रहता है कि जब मैं यहाँ आया हूं तो सिर्फ मैं नहीं देखूं इन चीजों को, मेरे से जुड़ा हर विद्यार्थी जो है यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख ले। एक जरिया मैं बन गया हूं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए, ताकि ये चीजें उनके लिए हमेशा स्थायी हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए वह प्रश्न, वह कंटेंट उनके लिए स्थायी हो जाए। बस ये प्रयास रहता है। तो ये देवली आया, अभी तो मुझे याद आया वापस कि जब मैं अभी वहां से जा रहा था तो काफी जगह ये वाले बोर्ड लगे हुए दिखे। जो अपन पढ़ते हैं वे चीजें जो है देखने को मिलती है, तो काफी अच्छा लगता है कि ये मैंने पढ़ाई थी, ये बच्चों को बता सकते हैं अपन। और काफी सारा प्रेम मिलता है आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो फिर आप लोगों को सूचना देकर आता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, नियमित निगरानी की व्यवस्था। मीणाओं की हर गतिविधि पर नियमित निगरानी रखने के लिए से छावनी के आसपास कई नए पुलिस थाने भी स्थापित किए, और इस चौतरफा कठोर प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के माध्यम से आखिरकार मीणाओं का यह विद्रोह पूरी तरीके से दबाया जा सका। यानी कि देवली छावनी की स्थापना क्यों की गई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीणा विद्रोह जो जहाजपुर वाला हुआ उसके बाद में की गई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए, देवली छावनी, मीणा बटालियन और मीणा कोर का गठन। देखें, वर्ष 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्य केंद्र बनाया गया था। और यह छावनी वर्ष 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती थी। और भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में भी पूछा जा सकता है कि देवली के अंदर कौन सी सेना तैनात थी। तो 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन थी। ठीक है, अब देखो रेजिमेंटों की समाप्ति की गई वर्ष 1921 में। 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। जो कब बनी थी? 1857 के अंदर यहाँ पे बनी थी, वो जो है अब यहाँ पे भंग कर दी गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, मीणा कोर की स्थापना, इन दोनों समाप्त की गई रेजिमेंटों के स्थान पर मीणा कोर की आधिकारिक स्थापना की गई। यानी कि ये पूछ सकते हैं किन दो बटालियन को समाप्त करके मीणा कोर की स्थापना की गई है। ठीक है, देखिए देवली में इस विशेष सेना का गठन वास्तव में राजस्थान के आदिवासियों के प्रति अपनाई जा रही दमनकारी अंग्रेजी नीति का ही एक सीधा विस्तार था। ठीक है, अब इस प्रकार के कठोर दमनात्मक और सैन्य उपायों का विस्तार कभी भी आदिवासी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो सकता था और नवगठित अमानवीय, अपवित्र, औपनिवेशिक और सामंती मेल, यानी कि इनके जो आपस में मेल हो गया था, गठजोड़ हो गया था, इनके द्वारा स्थापित इस क्रूर राजनीतिक सत्ता से किसी भी प्रकार के न्याय की आशा नहीं की जा सकती थी। यानी कि एक राजनीति का इतना गंदा खेल चल रहा था कि समस्या कोई मतलब समाधान नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ दमन करना चाह रहे थे, विद्रोह के कारण तक नहीं पहुंचा जा रहा था, सिर्फ ये था विद्रोह हुआ है तो इसको किसी भी तरीके से दबाया जाए। देखो, जाजपुर के मीणाओं का द्वितीय विद्रोह और बर्बर दमन 1860 में होता है, पुणे विद्रोह जनवरी 1860। शांत रहने के कुछ समय पश्चात जनवरी 1860 में जाजपुर के मीणाओं ने रियासती और अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध पुणे विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। मेवाड़ सेना का अभियान होता है 29 जनवरी 1860 को। विद्रोह को तुरंत कुचलने के लिए महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंदन सिंह के कुशल नेतृत्व में जाजपुर की एक भारी राजकीय सेना रवाना की। और यहाँ पे भाई साहब ये नाम याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूसरे विद्रोह के कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में भेजी, तो चंदन सिंह के नेतृत्व में भेजी है। चंदन सिंह ने के नेतृत्व वाली इस राज्य सेना ने मीणाओं के मुख्य केंद्र गाडोली और लुहारी गांवों पर बुरी तरीके से आक्रमण किया। ठीक है, गाडोली और लुहारी पूछेंगे तो गाडोली और लुहारी कहां के हैं, जाजपुर मीणा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, राजकीय सेना ने क्रूरता दिखाते हुए इन गांवों को बुरी तरीके से लूटा और वहां भयानक आगजनी भी की थी। ठीक है, तो ये एक मतलब परिणाम के रूप में सामने आती है चीजें, ये ध्यान रखनी है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्या होती है, गिरफ्तारियां होती है। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में विद्रोही मीणाओं को पुलिस द्वारा बंदी बना लिया गया और तोप से उड़ाए 6 लोग दमन की पराकाष्ठा करते हुए पकड़े गए। 6 मीणाओं में से 6 प्रमुख लोगों को सीधे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। 1857 की क्रांति में कोटा के अंदर जयदयाल को भी ऐसे ही तोप से बांध के उड़ाया था और कक्षा 9 के अंदर ही अपन ने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, 1857 की क्रांति के अंदर ये चीज अपन ने पढ़ी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे का ऐसे प्रश्न बना था कि कौन से क्रांतिकारी को तोप से उड़ाया और फिर उसमें जो है ये बाकी किताबों में ऑथेंटिक में देखोगे तो ये था कि फांसी पे लटकाया वो, लेकिन इसको ऐसे का ऐसे एज इट इज पूछा गया। तो यहाँ पे आरबीएससी का जितना मैं कंटेंट बढ़ा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज ऐसे का ऐसे वर्ड टू वर्ड पूछा जाएगा आप लोगों को और पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। कितने लोगों को यहाँ पे उड़ाया था, 6 को। फिर विद्रोह के दमन के पश्चात मीणाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उनके क्षेत्रों में पुलिस थानों की नियमित उपस्थिति को पूरी तरीके से जबरन थोप दिया। और इसके बाद में देखो जरायम पेशा कानून आता है वो, ठीक है, जरायम पेशा कानून आता है जिसका विद्रोह करते हैं वो। देखो यहाँ पे क्या किया, पुलिस थानों के अंदर जबरदस्ती जो है उनको नियमित उपस्थिति देनी है, यानी हाजिरी एक बार आके पेश होकर जाना है। फिर अंतिम अंत देखिए, इन भीषण दमनकारी और सैन्य कार्रवाइयों यानी कि फांसियों जैसे तोप से उड़ाना, मृत्यु दंड देना वगैरह, पुलिस थानों की 24 घंटे की कड़ी निगरानी के माध्यम से आखिरकार जहाजपुर का यह ऐतिहासिक मीणा विद्रोह अंतिम रूप से पूरी तरीके से शांत हो गया था, क्योंकि अब ये विवश हो चुके थे, आगे इनके पास में कोई भी इलाज नहीं था इसके लिए कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, इसलिए फिर अंतिम रूप से ये मीणा विद्रोह शांत हो गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे पढ़ना तो अपन को है नया चैप्टर, ठीक है, जो है राजस्थान के प्रजामंडल, लेकिन क्योंकि अपना थंबनेल मीणा विद्रोह से संबंधित ही बना हुआ है, मेरे पास जो है प्रजामंडल के उदय के कारण इनकी स्लाइड्स भी रेडी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपन फ्रेश क्लास से ही प्रजामंडल को शुरू करें, चाहे उस क्लास को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, क्योंकि ये जो है 25-26 मिनट की क्लास है तो उसको थोड़ा सा भले लंबा कर देंगे, लेकिन प्रजामंडल अपन चाह रहे हैं कि फ्रेश कोई पढ़े ताकि उसका ही थंबनेल हो और उसका ही इफेक्ट बढ़े आप लोगों के। तो अपन कल से जो है प्रजामंडल वाला टॉपिक शुरू करेंगे, 2-3 दिन वो भी चलेगा
बड़े बड़े टॉपिक हैं इसके। आप देखिए जनजातीय आंदोलन कितना डिटेल में दे रखा है, आप ये देखिए किसान आंदोलन कितना डिटेल में दे रखा है। तो ये कक्षा 9 की किताब के अंदर आधुनिक राजस्थान का इतिहास एक तरीके से पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। और यदि आप लोग जो ये पुस्तक मेरे पीछे देख रहे हो, जब आप लोगों ने यहाँ से ये क्लास लगा दी, होता क्या है, ऑब्जेक्टिव पुस्तक दी मैंने इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ से थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये वो पुस्तक है जिसके एक एक लाइन पे एक एक शब्द पे मेहनत की गई है, और मेरे पास इसका जो है बहुत शानदार, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बना के दिया था कि किस तरीके से पुस्तक जो है अपडेट की जाती है। 3 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखा है, और आप लोग जानते हैं कि जब जिस चीज के अंदर मेहनत की जाए तो उसका जो है नतीजा ये अलग होता है। जब ये पुस्तक विद्यार्थियों के हाथ में होती है तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सर ने किताब का तो एक भी शब्द नहीं छोड़ा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है वो सारी की सारी इसमें शामिल की गई है। ऐसी कोई बाकी पुस्तक नहीं आप लोगों को मिलती है जो इस तरीके से दें कि ये तो कवर है ही है बेटा, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज जो पूछता है एग्जामिनर वो भी अपन कवर करें। क्योंकि सिर्फ आरबीएससी को ही अपन आधार बनाए तो अपने प्रश्न बाहर जाएंगे, वो क्या करेंगे अपन, तो अपन कोशिश करते हैं कि बाहर जाने वाले भी कुछ एक प्रश्न कवर हो जाए। मान लीजिए 5 प्रश्न आउट ऑफ आरबीएससी आए तो उसमें से कम 2-3 तो अपन कवर करें। सिर्फ आरबीएससी पर अपन डिपेंड हो गए तो फिर वो 2-3 प्रश्न भी कवर नहीं हो रहे हैं, यानी 5 आउट ऑफ बुक चले गए। तो वहां पे ये जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है। और जब बेहतरीन विकल्प है, इसीलिए 30 से 35 हजार बच्चों की पहली पसंद है किताब, राजस्थान के अंदर इतना प्रेम मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इसको जो है अपनी पाठ्य सामग्री में शामिल करें, बढ़िया तरीके से पढ़े, बहुत जान डाली गई है इस पुस्तक के अंदर और इसका कोई विकल्प और नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ने, मेहनत को सराहें, क्योंकि मेहनत इसके अंदर भैया हमारी जो है रातें काली की हुई इसके अंदर डाली हुई है भाई, ठीक है। बढ़िया तरीके में पढ़ो, नियमित पढ़ो और नियमित तरीके में आगे बढ़ो, सफलता थारो इंतजार करे, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।